हाय फिफ्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मुझे कुछ बातें करनी है। सबसे पहले, जैसे कि मैं अपने पहले चैनल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर कोई उस चैनल का सब्सक्राइबर यहाँ भी होगा, व्यूवर यहाँ भी होगा, तो उससे पता होगा कि मैंने अपने पहले चैनल पे बोला था कि मेरा वो चैनल फ्रीज हो चुका है, जिसको लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है मुझे अनफ्रीज करने की कोशिश में, लेकिन वो अनफ्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि वो और भी ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद मुझे वो चैनल बंद करना पड़ेगा। तो क्या मैं उन लोगों से और आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं वांगशान और शांगवान दोनों ही स्टोरी एक ही चैनल में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसी चैनल पे स्टार्ट करूं। और अगर मैं उस चैनल पे स्टार्ट करती हूं तो मुझे नहीं लगता कि उस चैनल में डालने का कोई फ़ायदा है, या फिर मुझे अपना एक नया चैनल बनाना पड़ेगा। लेकिन यही प्रोसेस मैं करती रही तो मैं कितने सारे चैनल बनाऊंगी। ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 चैनल्स पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक और नया चैनल बनाने का कोई मतलब है। इसलिए मैं पर्सनली ऐसा सोच रही थी कि क्यों ना मैं दोनों ही वीडियोस को, आई मीन वांगशान और शांगवान दोनों ही स्टोरीज़ को एक ही चैनल पर डालना स्टार्ट कर दूं। आप लोगों को इस मैटर में क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आज मेरी वॉइस थोड़ा बहुत आप लोगों को ऊपर नीचे लग सकता है, हो सकता है कुछ वर्ड्स प्रॉपर ना सुनाई दे आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि कल मैं अपने ही बचपने में गिर चुकी थी, और गिरने की वजह से मेरी चीन पे काफ़ी चोट आई है। लेकिन मैं इतनी तो सक्षम हूँ कि मैं बोल पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने आप पे प्रेशर दे रही हूँ तो मैं इस वीडियो को भी आधे में ही रोक दूँगी। जैसे कि किसी ने मुझे मतलब कल मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि लॉन्ग वीडियो बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो मैंने पहली बात बोली है उसके मैटर में आप लोगों को क्या लगता है, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेट टू लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की कंप्लेन लेन वांग जी ने उसके पेरेंट्स पे कर दी थी, और उसके पेरेंट्स ने सज़ा के तौर पे यहाँ पे उसके कॉलेज में तो बात संभाल दी थी, लेकिन उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स, उसके ब्लैक कार्ड्स, मतलब जो कुछ भी उसके पास था ना मनी रिलेटेड, उससे सब कुछ ले लिया था। क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उनके बेटे का इतना ज़्यादा मतलब बिगड़ने का, या फिर ये कहो कि इतना ज़्यादा दूसरों पे रौब जमाने का सिर्फ एक ही कारण था, और वो था पैसा, जो कि वो अंधाधुन कमा रहे थे और उनका बेटा उड़ा रहा था। विंग को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लैन वांग जी ने उसके पेरेंट्स पे जाके उसकी शिकायत कर दी, जो कि अभी तक किसी स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचा सके। लेकिन लैन वांग जी शायद वो उसको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है, इसलिए वो उसको ज़्यादा ही मतलब उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये विंग को लग रहा था। विंग ने लैन जी को बाहर लाते हुए उसको एक वार्निंग दी कि अब उसके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होने वाली हैं। तो यहाँ पे लैन जी उसी की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, ओके आई एम रेडी, देखता हूँ तुम और क्या कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है जो कुछ भी तुमने अभी तक किया है वो नॉर्मल चीज़ थी? एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो तुम कर रहे हो, और यहाँ तुम बोल रहे हो कि तुमने अभी शुरुआत ही नहीं की। चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। ऐसा कहते हुए लैन वांग जी वहाँ से जा चुका था, और विंग बहुत गुस्से से उसको देख रहा था। बस विंग के पेरेंट्स ने नोटिस कर लिया था कि लैन वांग जी के पीछे पीछे विंग, मतलब दोनों ही एक साथ ही कमरे से निकले हैं, एक साथ ही रूम से निकले हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है विंग कुछ ना कुछ उससे ज़रूर बोल रहा होगा। इसलिए उसके पीछे आते हुए वो उनकी बातों को सुन लेते हैं, और उसको वार्न करते हैं कि अगर एक और बार उन्हें स्कूल से, कॉलेज से ऐसी कोई कंप्लेन आई तो तुम्हारे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा बुरा दिन होगा। इसलिए कोशिश करना कि तुम हर एक चीज़ वैसे ही करो जैसे हम चाहते हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है, लेकिन अब नहीं। तुम सिर्फ एक औलाद हो, इसलिए तुम्हें जितनी तुम्हारी खुशियाँ थी, जो तुम चाहते थे, जैसे तुम चाहते थे वैसे रहने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा सर पे चढ़ोगे कि तुम दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करोगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे। विंग के पेरेंट्स ने, यानी कि विंग की मॉम ने, जंग से सेरन ने इस वक्त उसको कम्प्लीटली वार्निंग देते हुए ये बोला कि अगर उसने अभी एक और बार ऐसा चीज़ किया ना तो शायद उसकी लाइफ का बहुत बुरा दिन वो साबित होगा, और हो सकता है हो भी। विंग ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानता हूँ। आज के बाद मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट डे जब लैन वांग जी अपने कॉलेज दोबारा से पहुंचता है तो उसकी सीट पे पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई थी। उसके सीट पे
मतलब वो बैठेगा भी तो कहाँ पे बैठेगा, क्योंकि इतनी गंदी गंदी चीज़ें वहाँ पे रख दी गई थी। इवन जो एक इंसान की वेस्ट चीज़ होती है ना, वो भी वहाँ पे रख दी गई थी। पूरा कमरा बदबूदार था, लेकिन फिर भी कोई था कॉर्नर से ये देख के काफ़ी मज़े ले रहा था, क्योंकि उसे पता था भले ही कोई इंसान कितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, एकदम कट टक्कर का जवाब दे दे, लेकिन वो इतनी गंदी चीज़ों में तो हाथ नहीं मारेगा ना। लैन वांगजी समझ चुका था कि किसने किया है, लेकिन अभी वो चुप हो चुका था। उसने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वो अब सच में देखना चाहता था कि विंग कहाँ तक जा सकता है। लैन वांगजी ने अपने नाक पे रुमाल रखा और उस टेबल और चेयर दोनों को ही उठा के रूम से बाहर रख दिया। उसके बाद जब टीचर्स वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें बताया कि पता नहीं कौन पागल है जिसने ये सारी हरकतें की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात पे ध्यान दें, इस बात की तहकीकात करें। तो यहाँ पे टीचर्स भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि आखिरकार ये इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए उसको विंग करता है और सोचता है कि अगर टीचर्स इस बारे में इन्वॉल्व होंगे तो कौन सी बात है, विंग तो ज़रूर फंसेगा, लेकिन क्या विंग फंसेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता। लैन वांगजी ने अपनी सीट को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से क्लीन करवा दिया था और अपने लिए न्यू चेयर और टेबल ले ली थी। रूम में भी फ्रेशनर मार दिया गया था, तो बदबू अब नहीं आ रही थी। लैन वांगजी की इस काम की वजह से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि लैन वांगजी उससे फाइट बैक करेगा, उससे बोलेगा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है, और हो सकता है कि उससे भी बड़ा एक्शन ले। लेकिन लैन वांगजी शायद अब सोच चुका था कि विंग का जो ये ड्रामा वाला काम है ना, वो अब शांत रह के सुलझाएगा। दूसरी तरफ विंग था जो वो भी सोच चुका था कि वो लैन वांगजी की लाइफ को एकदम हेल बनाएगा, लेकिन अब वो इतना केयरफुल रहेगा कि वो सामने से अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो पीठ पीछे अटैक करेगा, जिससे लैन वांगजी बस यही प्रूफ करने में रह जाए कि ये विंग ने किया है, और हो सकता है कि वो शायद ही प्रूफ कर पाए। विंग भी उसकी क्लास में आके लैन वांगजी के बगल में बैठ के उसको बहुत टीज करते हुए बोलता है, कैसा लगा? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम चाहो भी ना तो भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं जानता ये सच में मैंने किया है। तो लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बाय एनी चांस मान लो कि अगर मैं इस बात को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो? वैसे ही विंग बोलता है, तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा फ़ोन अभी इस हालत में है ही नहीं। ऐसा कहते हुए विंग ने तब तक उसके फ़ोन को ज़मीन में पटक दिया था। लैन वांगजी ये देख के काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसके लिए वो फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इतने बड़े रिच फैमिली से तो आता नहीं था कि अभी के अभी वो दूसरा फ़ोन ले ले। और वैसे भी उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन दिलाया था उसकी स्टडी के लिए, उसके नीड्स के लिए, बट यहाँ पे विंग ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा उसके ज़मीन में फेंकते हुए। विंग की तरफ जब सारे के सारे क्लास वाले देखने लगे थे, तो उसने लैन वांगजी के सामने झुक के बोला, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता इसमें मेरे कैसा हाथ लग गया, मैंने सच में ही जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ये बात मेरे पेरेंट्स तक मत पहुँचाना। देखो ये मेरी सच में एक गलती थी, मैंने इस गलती से किया। ऐसा कहते हुए उसने अपने ड्रामे को यहाँ पे कंटिन्यू किया। लैन वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और उसे ब्लेम करने ही वाला था कि उसने सच में ही जानबूझ के किया है। तो तभी क्लास के कुछ लोग अपने ही मन में आपस में गॉसिप्स करने लगे थे कि विंग का ऐसा बदला हुआ बिहेवियर उन्होंने आज तक नहीं देखा। क्या सच में कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसका असर इसके ऊपर हुआ है? क्या सच में लैन वांगजी से डरने लगा है? क्या सच में ये फ़ोन विंग से गलती से गिरा होगा? वैसे हाँ, गिर भी सकता है। अगर उससे गलती से नहीं हुआ होता तो वो कभी माफ़ी नहीं मांगता, और वैसे भी आज तक की लाइफ में विंग ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी अपनी गलती होने पर भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सुधरने की कोशिश करने लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि लैन वांगजी को उसे माफ़ कर देना चाहिए। और वैसे भी वो बोल ही तो रहा है ना कि वो पैसे दे देगा, कॉम्पनसेट करेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? और अगर वो चाहे तो फ़ोन को भी रिपेयर कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो यहाँ पे लैन वांगजी को सुनने को मिल रही थी, और साथ ही साथ विंग को भी। विंग भले ही लैन वांगजी के सामने अभी झुका हुआ था, लेकिन फिर भी अपने अंदर ही अंदर इविल स्माइल के साथ सोच रहा था, देखो अभी और भी चीज़ें हैं, तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे साथ चीज़ हो गई और तुम बस यहाँ सोचते रह गए कि क्या हो रहा है।
ऐसा कहते हुए उसने लैनवांग जी की तरफ देखा और फिर से डाउन होते हुए बहुत बार मल्टीपल टाइम वो डाउन हुआ और उसको वो करते हुए उसको सॉरी किया और उसके बाद बोला कि अगर चाहता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, इवन तुम चाहो तो मैं इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी इस बात को मेरे पेरेंट्स तक मत पहुँचाना। और वैसे भी अब मैं एक सिंसियर स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? लैनवांग जी जो कि सबकी बातों को सुन रहा था, वहाँ पे सुनने के बाद उसको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि विंग से इस वक्त तो कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बोलेगा ना तो भी सब लोग यही सोचेंगे कि लैनवांग जी हद से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। लैनवांग जी की नज़रें जो कि अभी तक अपने फ़ोन पे थी, अब उसने विंग की तरफ घुमाई और उसके बाद बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हो तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? मुझे ना तुम्हारे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे इस फ़ोन को रिपेयर करके मुझे दे दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने उस फ्लोर पे पड़े हुए फ़ोन को उठाया और विंग के हाथों में रख दिया और उसके बाद विंग को देते हुए बोला, तुम इतना तो कर ही सकते हो ना? तो विंग ने इविल स्माइल के साथ लैनवांग जी को देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मैं इतना क्या, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस फ़ोन को पॉकेट में रख लिया और वो उस रूम से बाहर जा चुका था। बाहर जाने के बाद वो पता नहीं कहाँ गया, किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, विंग अभी भी नहीं आया था और आने का कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि विंग पहली बार तो क्लास से गायब नहीं था, लेकिन लैनवांग जी को पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा था जो कि उसको अच्छी वाइब्स तो नहीं दे रही थी। लंच ब्रेक में यहाँ पे लैनवांग जी आज अपना लंच लेके नहीं आया था, उसने कैफेटेरिया से ही अपने लिए लंच ले लिया था। तो अब वो जाके अपने टेबल में खाना खा ही रहा था कि तभी उसको फील होता है कि उसके सामने जो उसने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी वो उसके खाने पे गिर चुकी थी। लेकिन जब तक वो ये देख पाता है कि किसने किया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तब तक कुछ शब्दों को सुनना स्टार्ट कर चुके थे। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता मैं आज कितनी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच में ये भी मुझसे गलती से ही हुआ। मैं तो तुम्हारा फ़ोन लौटाने के लिए आया था, सच में मैं तुम्हारा फ़ोन देने आया था, मुझे नहीं पता था इस बॉटल का ढक्कन खुला हुआ है और ये अगर तुम्हारे खाने में गिरेगा तो ये तुम्हारे खाने को बर्बाद कर देगा। यहाँ पे विंग फिर से लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सच में ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। लैनवांग जी अच्छे से समझ रहा था कि विंग ने ये सब कुछ जानबूझ के ही किया है और ये चीज़ उसके फेस पे आ रही उस स्माइल की वजह से पता चल रही थी। लैनवांग जी कुछ बोल पाता है इससे पहले ही जेनचेंग बीच में आते हुए बोलता है, एक्चुअली हाँ, वो शायद विंग से गलती से ही हुआ है क्योंकि सच में तुमने बॉटल के ऊपर कैप रखी ही ऐसे थी कि उसका पता ही नहीं चला कि वो खुला है या बंद है। लेकिन हाँ, विंग ने गलती की है तो उसके लिए सॉरी उससे बोलना ही चाहिए और वो बोल भी रहा है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। और वो तुम्हारे फ़ोन को भी रिपेयर करके ले आया है, इसका मतलब है कि वो सुधरना चाह रहा है और अगर कोई सुधरना चाहे तो उसको चांस तो मिलना चाहिए ना। हम इंसान हैं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने इस गलती को करके कोई नॉर्मल सी चीज़ की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि ये गलती इतनी बड़ी है। ऐसा कहते हुए जेनचिंग एक स्वीट सी स्माइल के साथ लैनवांग जी की तरफ देखता है। लैनवांग जी भी इस वक्त एक चीज़ तो अच्छे से जानता था, विंग जब तक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है, वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए उसने उसके हाथ से फ़ोन को लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुमने मेरे फ़ोन को ठीक कर दिया, यही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए विंग भी काउंटर की तरफ जा चुका था और अपना खाना लेके वो भी अपने टेबल पे आया ही था कि अभी वो अपने सामने लैनवांग जी की प्रेजेंस नोटिस करता है। लैनवांग जी विंग के सामने रखे हुए प्लेट को उठाता है और अपनी प्लेट को विंग के सामने रखते हुए बोलता है, तुमने कहा तुमने गलती की तो तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारनी चाहिए ना। मतलब है कि तुम्हें वो खुद खा लेना चाहिए जो तुमने मेरा बिगाड़ा है, और तुम्हारा अच्छा खाना मैं खा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और जैसे कि तुम कैफेटेरिया के रूल्स जानते हो, हम एक बार ही ले सकते हैं। मतलब अगर मैंने आज खाना नहीं खाया तो मैं भूखा रह जाऊँगा, और अगर मैं भूखा रहा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें गिल्टी फील हो, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा खाना खा लूँ, है ना। तुम्हें एटलीस्ट इस बात का गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि तुम्हारी वजह से कोई भूखा रह गया। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी टर्न होके वापस अपने टेबल में जाने ही वाला था कि वो फिर से टर्न होता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, और एक और बात, अपनी गलती करने की ना आदत कम करो, वरना अगर मैंने गलतियाँ करना स्टार्ट किया ना तो इस बार तुमने मेरे खाने में कोल्ड ड्रिंक मिलाया है, मैं कहीं तुम्हें जहर मिला के ना दे दूँ। उसने ये लास्ट का जो सेंटेंस था ना वो थोड़ा सा लो वॉइस पे बोला था, जो कि सिर्फ विंग को ही सुनाई दिया था। यहाँ पे
विंग को फिर से एक स्वीट से स्माइल देते हुए थैंक यू बोलता है और वहाँ से चले जाता है। विंग अपने सामने पड़े हुए उस खाने को बहुत गुस्से से देख रहा था। कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ खाना वो खाएगा कभी नहीं, लेकिन या फिर वो उस खाने को खाए या फिर भूखा रहे, इन दो चीज़ों के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अगर वो लैन वांग जी के पास जाता, अपने खाने के लिए लड़ता, तो अभी अभी जो उसने अच्छा बनने का ड्रामा स्टार्ट किया है ना, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता। और लैन वांग जी को तो ये चाहिए ही, लेकिन क्या विंग वो करेगा जो लैन वांग जी को चाहिए? इसी के साथ लगभग 2 से 3 दिन निकल चुके थे। विंग अपना अच्छा बनने का ड्रामा कंटिन्यू कर रहा था और लैन वांग जी, जो कि अच्छे से समझ रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, वो भी उसको उसी के लहजे में जवाब दे रहा था। लेकिन एक चीज़ तो वो खुद में भी मान रहा था कि विंग की वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस कर रहा है। क्योंकि विंग जानबूझ के अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और उसके इन अच्छे बनने की जो कुछ भी वो कर रहा है ना, उसका तोड़ निकालने में लैन वांग जी को थोड़ा टाइम तो लग रहा है। और तब तक विंग के पास कोई और प्लान आ रहा है, वो फिर से इसको एक ट्रबल में डाल रहा है। ऐसा नहीं था कि लैन वांग जी ही एक ऐसा पर्सन था जो विंग की वजह से ट्रबल फेस कर रहा था। विंग भी इक्वली उतने ही ट्रबल्स फेस कर रहा था जितने कि लैन वांग जी कर रहा था, और हो सकता है लैन वांग जी से कहीं ज़्यादा कर रहा था। क्योंकि वो अपने एक्चुअल जो उसका कैरेक्टर है ना, उससे अलग बिहेव कर रहा है, और उसको करने में ही उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऊपर से उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लैन वांग जी उसकी हर एक चीज़ का तोड़ जान के बैठा हुआ है। इन 3 से 4 दिनों में विंग ने उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट किया, उसके पास्ट के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है कि उसने कभी भी फाइटिंग वैसी वाली फाइटिंग नहीं की है, वो मारपीट वाली फाइटिंग। इसलिए एक चीज़ तो उसको समझ में आ रहा था कि शायद यहीं पे वो उसको चित कर सकता है, उसको हरा सकता है। और दूसरी तरफ से उसको मोटिवेट करने के लिए उसके दोस्त हैं तो सही। विंग को लग रहा था कि अगर वो लैन वांग जी पे अटैक करवाता है तो ये कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, और हो सकता है कि सच में इसकी वजह से वो कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन उसके दोस्त जो है ना, वो उसको इंक्रेज कर रहे थे, क्यों नहीं, ये करना चाहिए। यहाँ पे वेन चाओ विंग को समझाता है कि रोज रोज ऐसे उल्टे सीधे ड्रामे करने से तो अच्छा है कि एक दिन में ही सारा काम खत्म कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे जान से मार दो, लेकिन उसे इतना सबक तो दे दो कि वो दोबारा तुमसे ना उलझे। और जैसे कि हम उसके पास्ट के बारे में जान ही चुके हैं कि उसको फाइटिंग करना नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमसे फाइट बैक कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर वो पिटेगा तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहते हुए यहाँ पे सुसे भी बोलता है कि बिल्कुल वेन चाओ बिल्कुल सही बोल रहा है। और वांग जाओ, जो कि विंग को एक डिमांड कर रही थी कि वो चाहती है कि लैन वांग जी उसके आंखों के सामने पीटे और वो खुद उसको पीटे। और और भी दोस्त हैं, भले ही इस वक्त वो लोग वहाँ पे नहीं थे जो विंग को समझा सकते थे कि वो एक गलत कदम उठा रहा है। और शायद यही चीज़ थी कि विंग उन लोगों की बातों में आ भी गया। उन्होंने डिसाइड किया कि आज लैन वांग जी जब घर को वापस लौटेगा तो तब उस पर अटैक किया जाएगा। लेकिन विंग एक चीज़ अच्छे से जानता था कि अगर लैन वांग जी बच गया, ठीक ठाक रह गया, तो विंग को इतनी इजीली नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने वेन चाओ और वेनसू दोनों से ही हेल्प ली कि क्या वो उसके बॉडीगार्ड्स को, मतलब उनके घरों के बॉडीगार्ड्स को मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों ही कंफ्यूजिंगली विंग को देख रहे थे, और विंग उनको बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको वार्निंग दी है कि वो ऐसे कोई हरकतें ना करे। और उसके बॉडीगार्ड्स, उनके घर में जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, जितने भी उसके साथ रहते हैं, वो इतने लॉयल हैं कि वो अगर ये सब कुछ करने के लिए बोल भी देना तो वो सीधे ही जाके उसके पेरेंट्स को बता देंगे। और उसके पेरेंट्स ने पहले उन्हें वार्निंग दे के रखी हुई है। और यहाँ पे वो फिर से ऐसी वैसी कोई हरकतें नहीं करना चाहता था, क्योंकि जहाँ पे वो देख पा रहा था कि उसके पास चांसेस थे कि वो अपने कार्ड्स को वापस पा सकता है, वो वहाँ पे एक और रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने उन दोनों से हेल्प ली। तो यहाँ पे वेनशू और वेन चाओ दोनों ने ही उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, वो अभी के अभी अपने बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करते हैं। वेनशू और वेन चाओ दोनों ही अपने काम में लग चुके थे, और इधर विंग वो सोच रहा था कि ठीक है, आज मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। लैन वांग जी के लिए विंग की नफरत सच में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि अगर बाय चांस इस सब के चलते
लैन वांग जी को कोई सीरियस इंजरीज हो गई तो क्या होगा, या हो सकता है कि इतने सारे लोग एक साथ अटैक करेंगे तो लैन वांग जी की जान भी जा सकती है। क्या वो इतना निर्दयी बन चुका है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक जागते इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहा है, लेकिन फिर भी उसके फेस पे इतनी सी सिकन तक नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, वो गलत करने जा रहा है। 1 घंटे में ही यहाँ पे पूरा इंतजाम हो चुका था। विंग और विंग के फ्रेंड्स, विंग ने अपने फ्रेंड्स को बता दिया था कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो अपने एंड से पूरी की पूरी सेफ्टी रखना चाहता था। किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता था कि लैन वांग जी या फिर कोई भी लोग उसे या उसके फ्रेंड्स को यहाँ पे देखे, जिसके चलते शक उनके ऊपर आ जाए, या फिर ये कहो कि आज तो उसने लैन वांग जी को मारने का पूरा प्लान ही बना दिया था। जैसे कि वो पहले से ही जानते थे, कॉलेज से बस स्टॉप तक का रास्ता थोड़ा सा मतलब पैदल चल के जाता होता है, इसलिए लैन वांग जी अपने रास्ते को पैदल ही वहाँ तक तय करेगा। तो उन्होंने ये तो सोच दिया था कि लैन वांग जी को बीच रास्ते में ही उस पर अटैक किया जाएगा। उसके फ्रेंड्स को भी पूरा मन था कि वो इस सीन को देखें, तो विंग ने उनको बोल दिया था कि ठीक है, उनके लिए वो एक वीडियो बना देगा, लेकिन प्लीज़ यहाँ से जाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई तो पकड़ा ही जाएगा। इसलिए विंग ने डिसाइड किया था कि वो छिप के यहाँ पे देखेगा कि लैन वांग जी के साथ क्या हो रहा है। लैन वांग जी के लिए पहले ही सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को छिपा के रख दिया गया था, और जैसे ही लैन वांग जी वहाँ पे पहुँचेगा, उस पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। कॉलेज से बस स्टॉप तक का जो रास्ता था वो बीच में एक जगह पे थोड़ा सा सुनसान पड़ता था, और वही जगह उन्होंने चूज़ की थी। जैसे ही लैन वांग जी वहाँ पे पहुँचता है तो उसे फील होता है कि उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। उसने चारों तरफ देखा तो मास्क पहने हुए लोग थे, और उन्होंने पूरे के पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, और उन्हें देख के लग ही रहा था कि ये लोग बॉडीगार्ड्स हैं, इन्हें पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है, और किसी न किसी रिच फैमिली के ही की बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ पे लैन वांग जी उन्हें देख के एक चीज़ तो समझ चुका था कि यहाँ पे ये एक सही इंटेंशंस के साथ तो खड़े नहीं हैं, इसलिए उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग थे जो उसके आसपास उसको पूरी तरीके से घेरे हुए खड़े थे। लैन वांग जी ने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो उन्होंने किसी ने भी आंसर नहीं किया, और एक दूसरे की तरफ देखते हुए आंखों में इशारा किया। लेकिन लैन वांग जी शायद उनके इशारे को समझ चुका था। लैन वांग जी ने जल्दी से अपनी शर्ट को ऊपर किया, अपने वेस्ट से एक नाइफ निकाल दी। यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि आखिरकार इस स्टूडेंट के पास नाइफ क्या कर रही है, लेकिन वो ऑलरेडी जानते थे कि वो वेल ट्रेंड है, इसलिए उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैन वांग जी पे अटैक करने का इशारा किया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जानते थे कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। लैन वांग जी को सिर्फ 10 मिनट लगे थे उन सभी को ज़मीन में गिराने के लिए। हाँ, लैन वांग जी ने उन्हें मारा नहीं था, जान से नहीं मारा था, लेकिन उन्हें इतना घायल तो कर दिया था कि फिलहाल के लिए वो खड़े नहीं हो सकते। लैन वांग जी ने उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस काम के लिए रखा गया था। मुझे लगता है कि तुम किसी अच्छे फैमिली के बॉडीगार्ड्स हो, तो तुम्हें वहीं अपनी ड्यूटी देनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं। लेकिन ये और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी जब उसने एक और सेंटेंस आगे बोला, अगर तुम्हारा छुपना हो चुका हो तो सामने आ जाओ, वरना सच बोल रहा हूँ, अगले 30 सेकंड में ये नाइफ तुम्हारे गले के आर पार होगी। ये कहते हुए उसने अपने हाथ को एक डायरेक्शन में बढ़ाया अपने चाकू के साथ, लेकिन क्या उसने सही डायरेक्शन में हाथ बढ़ाया था, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।